नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की एक और इंटरेस्टिंग मूवी की एक्सप्लेनेशन में। मूवी का नाम है द ऑटोप्सी ऑफ जेनेडू। यह एक हॉरर मूवी है जो कि 2016 में आई थी और साथ ही इसने लोगों को खूब डराया था। मूवी के अंदर जब एक मोर्चरी हाउस में एक बॉडी आती है, शुरू में तो लोग उसे एक नॉर्मल डेड बॉडी ही समझते हैं, लेकिन जब वो डेड बॉडी अपना असली रूप दिखाती है तो हमें न चाहते हुए भी इस मूवी को देखकर डर लगने लगता है। मूवी की शुरुआत में हम एक क्राइम सीन को देखते हैं जहां एक घर के बेसमेंट से कई डेड बॉडीज मिलती हैं जो कि एक बहुत ब्रूटल मर्डर का शिकार हुई होती हैं। लेकिन बेसमेंट के अंदर जो सबसे अजीब बॉडी मिलती है वो जेनेडो की होती है, जो कि एक यंग वुमेन होती है, जिसको देखकर ऐसा लगता ही नहीं कि इसे किसी ने मारा या टॉर्चर किया होगा, क्योंकि वो बिल्कुल से परफेक्ट कंडीशन में होती है। बॉडी पर एक भी चोट का निशान, इवन स्क्रैच तक नहीं होता। साथ ही वो बॉडी कहां से आई इस बात का भी कोई पता नहीं चलता। अब जेनेडो की बॉडी को सिटी के एक लोकल मोर्चरी हाउस में भेजा जाता है, जहां पर एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड मेडिकल एग्जामिनर टॉमी और उसका बेटा ऑस्टन काम करते हैं। उन दोनों के बीच बहुत ही ज्यादा अंडरस्टैंडिंग और प्रोफेशनल रिलेशनशिप होता है। उन दोनों का प्लान होता है कि वो आज का काम करके शाम को फ्री रहेंगे। साथ ही ऑस्टन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बाहर घूमने जाएगा, लेकिन अचानक से एक पुलिस ऑफिसर जेनेडो की बॉडी लेकर आता है और उन्हें ना चाहते हुए भी उसे इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। अब यहाँ से जेनेडो की ऑटोप्सी होना स्टार्ट होती है। ऑटोप्सी की इनिशियल स्टेजेस में दिखता है कि बॉडी पर ना ही कोई स्क्रैच ना ही कोई कट, कुछ भी दिखाई नहीं देता और बॉडी बिल्कुल नॉर्मल लगती है। शुरुआत में हम व्यूवर्स को भी यह लगता है कि सब कुछ नॉर्मल है और ऑटोप्सी नॉर्मल हो रही है। मूवी एकदम से अजीब और डिस्टर्बिंग टर्न तब लेती है जब टॉमी और ऑस्टन नोटिस करते हैं कि बॉडी की कलाई और पैर के पंजे फ्रैक्चर्ड हैं, जैसे किसी ने उसे बांध के रखा था। लेकिन जैसा कि बॉडी पर एक भी स्क्रैचेस नहीं होते, उन दोनों को समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती कि जेनेडो की बॉडी नॉर्मल तो नहीं है। अब यहाँ से ऑटोप्सी डीपली होना स्टार्ट होती है। इस स्टेज में जेनेडो के अंदर के बॉडी पार्ट्स के बारे में इन्वेस्टिगेशन होता है। अब यहाँ से चीजें बहुत ही अजीब होने लगती हैं, क्योंकि जेनेडो के लंग्स पूरी तरीके से जले हुए मिलते हैं, जैसे उसने कोई जहरीला पदार्थ इनहेल किया हो, लेकिन उसके फेस पर कोई भी जलने का निशान नहीं मिलता। साथ ही उसके चेस्ट की हड्डी भी टूटी हुई मिलती है, लेकिन उसकी एक्सटर्नल बॉडी पर कोई भी चोट के निशान नहीं मिलते, जो कि एक इम्पॉसिबल सी चीज लगती है। जैसे जैसे उसकी बॉडी की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती जाती है, उसी हिसाब से मूवी भी डार्क होती जाती है। जेनेडो के पेट के अंदर से एक कपड़े का टुकड़ा मिलता है। कपड़े पर बहुत ही पुराने टाइम की लैंग्वेज लिखी होती है और साथ ही उस पर बहुत ही अजीब टाइप के साइन बने होते हैं। ये कपड़ा इस बात का सिग्नल देता है कि जेनेडो कोई आम लड़की नहीं है, बल्कि उसे पुराने टाइम में जादूगरनी समझकर लोगों ने उसके साथ बहुत ही जुल्म किए थे। साथ ही ये कपड़ा बताता है कि जेनेडो पर कोई श्राप लगा हुआ है, जिस वजह से वो अभी तक इस श्राप में फंसी हुई है। अब यहाँ से मूवी बहुत ही ज्यादा डार्क होने लगती है और अजीब सी चीजें होना स्टार्ट हो जाती हैं, जैसे कि रेडियो अपने आप ऑन हो जाता है और उस पर एक बहुत ही पुराना गाना प्ले होने लगता है, जिसका नाम है ओपन अप योर हार्ट। लाइट अपने आप फ्लिक करने लगती हैं और बाहर किसी के चलने की आवाजें आने लगती हैं और साथ ही बाहर से कोई गेट बंद कर देता है। ऑस्टन को ये सब बहुत अजीब लगता है, लेकिन टॉमी सोचता है कि ये सब कॉन्सिडेंस है। अब तक उन दोनों को समझ आ जाता है कि वो कोई टॉर्चर होने वाली औरत नहीं, बल्कि ये खुद ही ब्लैक मैजिक करने वाली एक बहुत ही पावरफुल डायन है। मोर्चरी हाउस के अंदर इस टाइम तक हॉरर अपनी पीक पर आ जाता है। वहाँ पर रखी डेड बॉडी अपने आप चलना स्टार्ट कर देती है और उन दोनों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करती है। जेनेडो की बॉडी अपनी शक्तियों के द्वारा उन दोनों को नुकसान पहुँचाना शुरू कर देती है। वो दोनों अब ये सोचते हैं कि वहाँ से कैसे निकला जाए और अपनी जान बचाई जाए, लेकिन सिचुएशन उनके कंट्रोल से बाहर हो जाती है। आखिरकार टॉमी सोचता है कि वो खुद को सेक्रीफाइस कर देगा, इससे शायद जेनेडो शांत हो जाए और वो उसकी बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगी। टॉमी जब अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है, तब भी जेनेडो की बॉडी का श्राप
खत्म नहीं होता। अब ऑस्टिन अपनी फादर की डेथ के बाद अकेला पड़ जाता है, तो उसे लगता है कि जेंडो का श्राप खत्म हो चुका है। लेकिन उसी वक्त उसे एक आवाज सुनाई देती है जो कि उसके फादर टॉमी की होती है। वो उस आवाज का पीछा करते करते सेकंड फ्लोर तक पहुंच जाता है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। तभी अचानक से कोई अदृश्य शक्ति उसे धक्का दे देती है और वो बेसमेंट में गिर जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। वो अदृश्य शक्ति कहीं और से नहीं बल्कि जेंडो के द्वारा ही निकली होती है। मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं कि सब कुछ नॉर्मल लग रहा है। जेंडो की बॉडी बिल्कुल पहले की जैसी ही हो जाती है, मानो उसका पोस्टमार्टम हुआ ही नहीं। और साथ ही ऑटोप्सी रूम में जो सामान फैला हुआ था वो अपनी जगह पर बिल्कुल सही रखा मिलता है। मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं कि पुलिस वहां पर आ गई है। पुलिस जब रूम में आती है तो वहां पर उन्हें ऑस्टिन और टॉमी की डेड बॉडी मिलती है और पुलिस समझ नहीं पाती है कि वो लोग कैसे मरे। साथ ही पुलिस जेनेडो की बॉडी को भी अब भी नॉर्मल ही समझ रहे होते हैं। अब पुलिस जेनेडो की बॉडी को वहां से निकालकर किसी दूसरे हॉस्पिटल में ले जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। जब उसकी बॉडी एम्बुलेंस में रखी जाती है तभी वहां पर एक इंटरेस्टिंग मूवमेंट होता है। दरअसल वहां पर लगे एक रेडियो पर एक सॉन्ग प्ले होता है, ओपन अप योर हार्ट। ये वही सॉन्ग है जो मूवी के बीच में पैरानॉर्मल एक्टिविटी के दौरान प्ले हुआ था, जिसका मतलब है कि जेंडो का श्राप अभी तक खत्म नहीं हुआ है और मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।